अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 82 पार्ट 1 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 5 का। थोड़ा देख लेते हैं जी बच्चों के आने तक। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी तक रहता है। इस सवाल में उम्मीद नहीं आया होगा, सातवें में है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और खुदा ना खासा दूसरे और चौथे में जो होमवर्क दिया था आ गया हुआ तो माफ़ कर देना। दूसरा और चौथा है ना होमवर्क में। चलो, वो क्या है जी? वो सवाल है जी, ये एग्जाम्पल है हमारी बनने लगी है। अब जो लेट आएंगे वो फिर सिर्फ सवाल में डायरेक्ट ही देखेंगे इसको। एग्जाम्पल आप देख लें। पेरेंट ने बिल्डिंग अपनी सब्सिडरी को किराए पे दे दी। पेरेंट प्रोवाइडेड इट्स बिल्डिंग टू सब्सिडरी ऑन रेंट। हो सकता है ऐसा? बोलो। और भाई ऐसा हो सकता है, पेरेंट के पास एक बिल्डिंग है, वो पेरेंट ने सब्सिडरी को रेंट पे दे दी। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल है। तो पेरेंट प्रोवाइडेड बिल्डिंग ऑन रेंट टू सब्सिडरी। अब पेरेंट की ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, तो पेरेंट हैज़ करेक्टली क्लासिफाइड द बिल्डिंग एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है, उसकी आपको पता ही है, कोई प्रॉपर्टी अगर रेंटल पर्पस के लिए रखें तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो पेरेंट हैज़ करेक्टली क्लासिफाइड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, करेक्टली क्लासिफाइड द बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की बात हो रही है, एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर IAS 40 इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कोई मसला इसमें नज़र आता है आपको? जी बोले जी, कोई मसला नज़र आता है इसमें? क्या मसला है? नहीं नहीं, अभी अभी तो मैंने कोई तीसरी बात ही नहीं की, ये अलग अलग किताबों की बात हो रही है, ठीक है। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को अपनी एक बिल्डिंग किराए पर दी। पेरेंट ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको करेक्टली क्लासिफाई किया एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। को मसला? अब ये हीर रांझा बेशक अलग अलग थे, लेकिन जब कंसोलिडेशन करने लगे थे तो हमने कहा था तुम तो एक ही हो। तो फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू जब आप कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये तो एक ग्रुप है। अब माना कि सेपरेटली तो ये काम ठीक था, लेकिन जब आप कंसोलिडेशन करते हैं तो आप इनको एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के तौर पर देखते हैं, ठीक है। एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के तौर पर देखते हैं, तो आपने खुद को ही बिल्डिंग किराए पर दे दी। ये तो मुमकिन बात नहीं होती। बल्कि इनफैक्ट अगर ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो फिर ये यूं ही है कि आपने अपनी एक बिल्डिंग खुद इस्तेमाल की। ये बात समझे हो? तो इसका मतलब IFRS 3 और 10 जब अप्लाई होंगे, जब हम P+S करेंगे, तो ये जो बिल्डिंग P ने S को किराए पे दी है, ये हम कहेंगे P ग्रुप ने खुद इस्तेमाल की है। अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सही हुआ पड़ा है, लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए ये नई चीज़ है। मैंने कहा था ये लेक्चर नॉर्मल लेक्चर है, ये नई चीज़, दो नई चीज़ें करनी है। अभी आज हमने वो भी केस करना है। हमने देखा दोनों कॉस्ट पे, दोनों रिवैल्यूएशन पे, और आज हम एक को रिवैल्यूएशन एक को कॉस्ट पे रखेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं। सेपरेटली अगर देखा जाए तो ये अलग अलग एंटिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन जब इनकी कंसोलिडेशन करते हैं तो हम इनको एक तस्वुर करते हैं। अब अगर छोटे गोल दायरे को देखें तो बिल्कुल ठीक है, बिल्डिंग किराए पर दी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन जब ग्रुप के तौर पे देखेंगे तो ये P अलग नहीं है, S अलग नहीं है, ये P ग्रुप है। तो P ग्रुप ने खुद बिल्डिंग इस्तेमाल की, ठीक है। तो फिर मामला आ गया ये कि जब कंसोलिडेशन हम करेंगे जी, फ्रॉम, जी बेटा क्या कह रहे हैं?
बेटा लेसर तो नहीं है ना, ये नॉर्मल कंपनी है। फ्रॉम कंसोलिडेशन एंगल IFRS 3 एंड 10 जो हैं वो ट्रीट करते हैं दिस बिल्डिंग दिस बिल्डिंग, ठीक है, वो ट्रीट इट एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू। कि ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं भाईजान ये तो PPE है। अब कोई डेटा अज्यूम कर लें, डेटा अज्यूम कर रहा हूँ मैं कुछ कि कॉस्ट है इसकी 100, फेयर वैल्यू इसकी कर दें 102 ईयर एंड पर जो थी, और लाइफ इसकी है 10 साल कर दें, सिंपल डेटा रखें, ठीक है। अब देखें जी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो होना है वो आप पढ़ के आए हुए हैं FAR 1 में, और उसकी रिवीजन भी हमने थोड़ी बहुत की थी FAR 2 में जब हम IS 21 कर रहे थे। याद आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत आपको याद ही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड कहता है कि आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली कॉस्ट से मेजर करना है, और सब्सिक्वेंटली आप उसको कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं और फेयर वैल्यू मॉडल पे भी। अब मैं अज्यूम करता हूँ मेरी ये कंपनी जो है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी ये कंपनी जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करती है, पेरेंट जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, P की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन जब कंसोलिडेशन करेंगे तो P+S किया तो P की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये पड़ी हुई है, ऐसा ही है। जो बिल्डिंग इसने S को दी है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकालकर PPE में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप ये कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले करेंगे ट्रांसफ़र, इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को करें ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू PPE, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बहुत सिंपल है, एंट्रीज आप बताएंगे। PPE डेबिट। अब ये वो ट्रांसफ़र नहीं है जो आपने पढ़ा था IS 40 की ट्रांसफ़र, ये कोई यूज़ नहीं बदल गया था, लेकिन अब हमने ज़बरदस्ती क्या के यूज़ बदलवाया है कि जी ये अब रेंट पे नहीं, ये तो अपने यूज़ में। असल में तो कंसोलिडेशन के पॉइंट से देखा तो ये ग्रुप के अंदर ही बिल्डिंग किराए पर है, तो अपने ही इस्तेमाल में हुई ना, इसलिए PPE। तो क्या अमाउंट होगी जी, पहले बताओ। फेयर वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि मेरी कंपनी यूज़ कर रही है फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है। पेरेंट इज यूजिंग, ये भी लिख ही लेता हूँ यहाँ पे 0.5, P uses fair value model for subsequent measurement ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो अब भाई ने बिल्कुल सही कहा, सुहेल भाई खान साहब ने, कि अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 102 पे पड़ी होगी, तो उसको कहाँ पर 102 ही ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र करें PPE 102, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 102। अब एक अगला मसला आ गया, बताओ क्या भला। नहीं, उससे भी पहले एक मसला है ना जी, ये 102 तो फेयर वैल्यू है, 102 तो फेयर वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है, रीवैल्यूएशन ये PPE तो कॉस्ट पे होगा ना, ठीक है, और वो सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है। मेरी एग्जांपल है, मेरी मर्जी, ठीक है। इसका मतलब ये 2 का गेन जो इन्होंने रिकॉर्ड कर रखा था उसको क्या कर देंगे हम, रिवर्स। यूं भी हो सकता था, आप 2 का रिवर्स करते, पहले गेन 100 वाले एसेट को 102 पे ले गए थे ना, उसको 100 पे लाते फिर ट्रांसफर करते, पर मुझे वो मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने सही तो किया हुआ, गलती क्या है, सेपरेट में क्यों हम उसको गलत करें। हम तो उसको ले आएंगे कंसोलिडेशन में, और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम देखेंगे पेरेंट जो है वो PPE के लिए कॉस्ट मॉडल यूज करता है। तो जब कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है तो PPE फेयर वैल्यू पे तो नहीं हो सकता, वो तो कॉस्ट पे होना चाहिए। तो कंसोलिडेशन में जब वो PPE बना और कॉस्ट मॉडल पेरेंट की पॉलिसी है PPE के लिए,
तो फिर इसको कॉस्ट पे ले आए, तो ये मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। हालांकि न्यूमेरिकली मसला नहीं है कि आप पहले 102 को 100 पे लाएं, फिर 100 पे लाकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही फिर उसको ले जाएं पीपीई में, बट मैं कहता हूँ नहीं, ये मुनासिब नहीं लगता। उसने कौन सी गलती की हुई है? सेपरेट फाइनेंस में ठीक तो पड़ी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन जब कंसोलिडेशन की बात आई तो हमने कहा ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही नहीं, वहां से निकाल के पीपीई में लाए, फिर हमने देखा और पीपीई में ये कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं, ओहो फेयर वैल्यू पड़ा है तो नीचे कर लो। बहरहाल कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ज्यादा मुनासिब लगता है। तो अब क्या करें, ये तो 2 रुपए का गेन बुक हुआ पड़ा है, इसको क्या करना है? रिवर्स। तो दूसरे स्टेप में हम क्या किया करेंगे? रिवर्स किया करेंगे फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्डेड बाय पी, रिकॉर्डेड बाय पेरेंट ने रिकॉर्ड किया था ना, बोलो, ठीक है। अब गेन को उल्टाने की एंट्री क्या है? गेन डेबिट, गेन अदर इनकम में पड़ा होता है ना, गेन डेबिट और इन्वेस्टमेंट सॉरी पीपीई क्रेडिट। अब ये पीपीई में आया पड़ा, गेन डेबिट पीपीई क्रेडिट, कितने से जी? अब फिलहाल बैलेंस शीट का सवाल कर रहे होंगे तो इसको आप कहाँ पे फेंक देंगे? ये गेन कहाँ फेंक देंगे आप? ये आप सीआरई में, ठीक है। तो सीआरई डेबिट, और ये अदर इनकम में, अगर पीएनएल का सवाल कर रहे हैं तो अदर इनकम में डाल देंगे, बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं तो सीआरई में डाल देंगे, ठीक है जी। है ये गेन, डन हो गया। तो रिवर्स कर दिया हमने गेन, लॉस भी इसी तरह से उलट चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब ये पहुंच चुका है पीपीई का आइटम, ये बिल्डिंग अब पहुंच चुकी है वापस 100 पर। अब कॉस्ट मॉडल क्या कहता है? कॉस्ट पर रखो और डेप्रीशिएट करो। तो अब क्या करेंगे तीसरे स्टेप में? पीपीई को डेप्रीशिएट करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो ये मसले चल रहे हैं। तो पीपीई डेप्रीशिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, डेप्रीशिएशन ऑन पीपीई इज चार्ज। ये तीसरे स्टेप में करना पड़ेगा। गल तो निक्की सारी सी, वैसे आपस की गल, बात तो छोटी सी थी। बेचारे पेरेंट ने सब्सिडरी को बिल्डिंग किराए पे दी थी, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? कंसोलिडेशन वाले स्टैंडर्ड ने पकड़ के तबाही फेर दी। पहले ने कहा चलो ये पीपीई है हमारे हिसाब से, फिर कहा और गेन भी रिवर्स करो और चलो अब डेप्रीशिएट भी करो। सर पकड़ के बैठे, कोई नहीं, खैर अल्लाह खैर करे जी। बोलो, डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है ना, बोलो। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट। अब यहीं पे कर लो जी। 100 पर वापस आ गया, ये देखो 100 माइनस 2, सॉरी 102 माइनस 2, 100 पे वापस आ चुका है, ठीक है। तो अब 100 को डेप्रीशिएट कर दो। लाइफ कितनी लिखी है मैंने? 10 जी, कितना? ठीक है। अब अगर ये सवाल आप कर रहे हुए इनकम स्टेटमेंट का, तो डेप्रीसिएशन बिल्डिंग है तो देख लेना कौन सी वाली बिल्डिंग है। हेड ऑफिस बिल्डिंग है तो हेड ऑफिस बनाया हुआ है तो एडमिन में डाल देना, फैक्ट्री बिल्डिंग है तो कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देना, शोरूम है तो सेलिंग एक्सपेंस में डाल देना, ठीक है। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं तो किसको हिट लगानी है? सीआरई को, ठीक है। ये पेरेंट का ही सारा मामला है, ओके, सही है। को मसला जी, यहाँ तक को मसला है तो बताएं, समझ आ रही है? मेरा दिल कर रहा है। फिलहाल तो मैं लिखूंगा, एक 7वां सवाल होमवर्क में लिखूंगा, फिर टाइम मिल गया तो ठीक है उसको देख लीजिए। अच्छा, अब जी ये सारा कुछ तो हो गया, कुछ और भी पॉसिबिलिटी अगर है तो बता दें। रेंटल 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 अगर रेंट पर दी है तो रेंट इनकम और रेंट एक्सपेंस, एक ने इनकम रिकॉर्ड की होगी दूसरे ने एक्सपेंस, तो पीएनएल का सवाल करते हैं उसको उल्टा देंगे, लेकिन वर्किंग 5 को हिट नहीं करेंगे। और बैलेंस शीट के लिए खतरा किस चीज़ के साथ है हमें? अगर कोई आपस का रेंट रिसीवेबल या रेंट पेएबल आ रहा हुआ, ठीक है। तो इफ रेंट इज, मैं बैलेंस शीट के पॉइंट से बात करूं, अगर इफ रेंट इज अनपेड तो फिर रेंट पेएबल को डेबिट करना है, बल्कि तरतीब वही रखें। रेंट रिसीवेबल को क्या करेंगे जी? जिसकी किताबों में नजर आ रहा है क्रेडिट करेंगे, और रेंट पेएबल दूसरे की किताबों से, क्योंकि ये आपस का रिसीवेबल पेएबल है, आपस का रिसीवेबल पेएबल है, ठीक है। और अगर पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो रेंट इनकम या एक्सपेंस होगी पूरे साल की वो रिवर्स कर देनी है, वो रिवर्स कर देनी, मतलब माइनस इनकम माइनस एक्सपेंस हो जाएगा। फेस सही करते हुए तो करना पड़ेगा ना, मैंने ये कहा इनकम स्टेटमेंट का छोड़ो बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं, ठीक है, तो यही करना है।
इनकम स्टेटमेंट में बेटा ये तीन चीज़ें ऐसे की, मैनेजमेंट फी, इनकम एक्सपेंस वैसे ही है। वो सर्विसेज दे रहे थे, अपना बंदा किराए पे दिया हुआ था, ये अपनी बिल्डिंग किराए पे दे दी, फ़र्क क्या है? वो बंदे की एंट्री नहीं होती थी जाने की, बिल्डिंग की एंट्री हुई पड़ी है, ये मसला हो गया। ठीक है बेटा, किसने वो तो कर की नहीं थी उसने, हम ग्रुप के एतबार से जब इसको ले आए तो सीआरई को हिट करें, एसेट तो इसी का ही है ना, पेरेंट का। डेप्शन तो नहीं चार्ज की, किसी ने भी नहीं चार्ज की, लेकिन हमने कंसोलिडेशन के पॉइंट से कहा ओ पेरेंट ये तुम्हारा पीपीई है, समझो तुम्हारे ग्रुप का पीपीई है, तो फिर तुम ही रिकॉर्ड करोगे डेप्शन, तो सीआरई। एस का क्या कसूर है? एस का तो इससे लेना देना कोई नहीं है। एस ने तो किराए पे ली हुई है ना, तो उसने तो अपना रेंट एक्सपेंस, उनकी लड़ाई तो पड़ेगी रेंट इनकम एक्सपेंस पे। क्या क्यों पेरेंट? मैंने बोला है ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर, तो डू नॉट डेप्रिशिएट। चलें, लेट आने वाले मुबारक हो जी स्टूडेंट। नहीं फिर वो कॉस्ट पे बड़ी होगी। नहीं ट्रांसफर थोड़ी कर रहे हैं हम, वो तो उसने किराए पे पहले ही दी हुई है, ये तो पेरेंट का एसेट है, लेकिन पेरेंट ने इसको पीपी में नहीं रखा हुआ, किराए पे जो दी हुई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो फिर किसी का केस बना लेंगे, उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखा हुआ है ना, तो जब ग्रुप बनेगा तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं शो करनी, पीपी में करनी है। तो अगर वो कॉस्ट मॉडल यूज़ करोगे तो वो किसी और दिन एग्जाम्पल में डालेंगे, फिलहाल इसको तो पक्का कर लें। वो भी वैसे हो सकती है बात कर लेते हैं, लेकिन ये इससे ज़रा ना हटाएं फिलहाल फोकस, ये तो समझ लें। वो भी सिंपल है, वो इससे ज़्यादा सिंपल है, बस फ़र्क ये है कि पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स में पीपीई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये 100 रुपये 102 रुपये पर यहाँ नज़र आ रही है, एस अलग नज़र आ रहा है, इसके ऐसी किताबों में तो ये नज़र नहीं आ रही है क्योंकि एस तो किराए पे लिया हुआ है। लेकिन जब आप पी प्लस एस करेंगे तो वहाँ पे हम कह रहे हैं ना जी ना, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इधर से निकाल दो और ये पी प्लस एस इधर ले जाओ। अब ये हमने पीपी ही बना दिया है ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब वो जिस पे पड़ा होगा वहीं से निकाल लेंगे और बाकी एडजस्टमेंट दूसरी जगह जाके कर लेना ना। फिलहाल एक को तो समझ लो ये फेयर वैल्यू पर रखा हुआ उन्होंने, ठीक है। ये मैंने अपने सवाल के हिसाब से बनाई है ना, तो कहीं और आगे तो भी देख लेंगे, नहीं तो फिर ज़बानी कर लेंगे। ओके जी, अब ज़रा ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 3 तो पढ़िए। ऑन यकम जनवरी 22, ईयर एंड है 30 जून 22। ऑन यकम जनवरी 22 HL परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, HL पेरेंट है, ठीक है। HL एक्वायर्ड 60% ऑफ EL, ठीक है। तो ऑन यकम जनवरी HL परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स फॉर 600 million and rented out to EL on the same date for 4 million per month till 31 December 22. The property was carried in HL books at fair value of 650 on 30 जून 22। अगली बात अभी ना पढ़े, पहले इसको तो फड़का लें। अब वो 3 स्टेप्स पहले वाले। नंबर 1, भाईजान आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, लेकिन जब हमने पी प्लस एस करना है, इधर नज़र भी आनी चाहिए, ये देखो। अच्छा तो इत्तेफाक से बन भी वही एग्जांपल गई मैंने जो यहाँ पे बनाई थी ना अभी बैलेंस शीट। चलो, जब आप पी प्लस एस कर रहे होंगे हैं जी, तो आपने इधर पी प्लस एस और इधर से माइनस कर देना है 650 को, इधर प्लस करना है 650 को, फिर यहाँ से जो गेन चेन है वो निकालना है, फिर डेप्रिसिएशन है वो डालनी है, गेन भी निकालेंगे और डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये सारा कुछ बताया आपको, जाहिर अब पहली ट्राई तो आपकी होती है ना बच्चों, अच्छा नहीं लगता ऐसे। देखेंगे अब टाइम बच गया एंड पे, तो सेकंड क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लूँगा ना मैं, क्योंकि वो आपको दिया हुआ था। अल्लाह करे टाइम ना बचे, मैं क्यों कह रहा हूँ अल्लाह करे टाइम ना बचे, ताकि ये सवाल एक बार पहले आप कर लें। अब मैंने रोज़ाना ये सवाल इधर ही बैठ के करने हैं सॉल्व, कोई नई चीज़ होगी तो बोर्ड पे, वरना डिस्कशन यहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ सॉल्व करूँ ना, फ़ोटो खींच के रख लेते हैं बस, ठीक है। तो सवाल आप सॉल्व करेंगे, हाँ एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, पी प्लस एस लिखूंगा, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ दिखाऊंगा उस एडजस्टमेंट को, पर सॉल्व नहीं करूँगा और चेक भी ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आज से सख्ती शुरू, कंसोलिडेशन में अब जो है वो सख्ती का टाइम आ चुका है। अगर अभी भी कोई नहीं पढ़ रहा है, इसको कोई नहीं कर रहा है, तो फिर या तो उसने पहले भी नहीं पढ़ा, तो फिर अब भी कोई हक नहीं बनता उसका, वो जाए जहाँ जाना है, या फिर पढ़ रहा होगा तो चेक करता रहूँगा, मेरी तसल्ली भी होती रहेगी, हाँ भाई पूरे सवाल ये हाथ से गुजार रहे हैं, ये असल ज़रूरत है इस वक्त की, ठीक है। क्योंकि एडजस्टमेंट्स तो अब आपको आती हैं, वो सुनी में फनकारियाँ हैं, ठीक है, जो चीज़ रहती है वो करवाता जा रहा हूँ एक एक करके। अच्छा जी, अगली बात, अब ये क्या करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करके पीपीई को डेबिट कर लिया,
फिर ये चूंकि 650 पे है और 600 कॉस्ट है तो 50 का गेन सीआरई में बनाना क्या है, हाँ बैलेंस शीट का सवाल है, सुभान अल्लाह। तो मैंने जो डिस्कशन किया मोर देन इनफ है। तो सीआरई डेबिट डेप्रिसिएशन, पहले गेन को रिवर्स करना है, तो गेन डेबिट पीपीई क्रेडिट। अब गेन डेबिट कहाँ होगा, सीआरई में। उसके बाद 30 साल इसकी लाइफ है, मैंने देखी थी अभी यहीं पे, ये 30 साल इसकी लाइफ है। तो 600 डिवाइड बाय 30 करोगे, लेकिन 6/12 करना ना भूलना, क्योंकि अभी 6 महीने गुजरे, ठीक है। बस 6/12 मेरा यहाँ पे नहीं था, सिखा रहा था जब, तो यहाँ 6/12 कर लेना। अब वो क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। तो सीआरई डेबिट पीपीई क्रेडिट। अब ये तो काम हो गया। अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपस का कोई रिसीवेबल पेएबल आ गया रेंट का, तो वो भी कैंसिल करना है। अच्छा, आप तो कहेंगे अल्लाह करे, क्योंकि अब आपको पता है और मुफ्त का नंबर है। लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं, तो आपस की इनकम एक्सपेंस को मसला नहीं है, ठीक है। दिल बड़ा कर रहा है कि मैं P+S इनकम स्टेटमेंट भी आपके सामने आज बना दूं, बैलेंस शीट भी बना दूं, लेकिन एंड पे देखूंगा, इस पे आ जाऊंगा मैं। मेरी एडजस्टमेंट इस वक्त बहुत जोर की जो है ना, जो मेरे दिल के अंदर घर करके बैठी है कि कर लें, क्योंकि अब नजर आ रहा है 6 महीने बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट है। 6 महीने का इनकम एक्सपेंस है, 1 महीने का शायद रिसीवेबल पेएबल है। अब बैलेंस शीट का सवाल करते हो सिर्फ रिसीवेबल पेएबल, बिल्कुल ये चौथी एडजस्टमेंट बन गई है पहले 3 जैसी। आपस की सेल परचेज, आपस की इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपस की मैनेजमेंट फी इनकम मैनेजमेंट फी एक्सपेंस। इनके बारे में कहा था कि बैलेंस शीट का सवाल करते हुए सिर्फ आपस का रिसीवेबल पेएबल देखना है, इनकम एक्सपेंस को नहीं छेड़ना। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के सवाल के अंदर कहा था कि इनकम एक्सपेंस को भी उल्टाना है क्योंकि फेस खराब है, लेकिन वर्किंग 5 को हिट नहीं करना। याद आ रहा है? तो ये भी वैसी चौथी बन गई आज। तो बैलेंस शीट का सवाल करते हुए कोई रिसीवेबल पेएबल रेंट हुआ, वो कैंसिल करना है आपके सवाल में। फिर कल आप आएंगे, अगर ये आज नहीं होता डिस्कस, तो मैं P&L भी सामने ओपन करूंगा, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है। P+S लिखकर फिर मैं आपको बताऊंगा 6 महीने की एक बंदे ने इनकम दूसरे ने एक्सपेंस बुक किया तो वो कैंसिल करेंगे, और वर्किंग 5 को हिट नहीं करेंगे, वर्किंग 5 को हिट नहीं करेंगे। अब तो 4 हो गई एक जैसी, ठीक है। तो वो कह रहा है रेंट फॉर द मंथ जून 22 वॉज अनपेड। तो 1 महीने का रेंट कितना है, 4, तो ये 1 महीने का रिसीवेबल पेएबल है, कैंसिल करना है आपने, ठीक है। और जब कल इनकम स्टेटमेंट या आज देखते हैं इनकम स्टेटमेंट बनेगी, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त 6 मल्टीप्लाई करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 महीने से, तो कितना बनेगा, 24 मिलियन। ये 24 मिलियन एक ने इनकम बुक की है, दूसरे ने एक्सपेंस, जिसमें से ये आखिरी महीना रिसीवेबल पेएबल है, बाकी रिसीव हो गया, पे हो गया। तो इनकम स्टेटमेंट के फेस के ऊपर 24 की एडजस्टमेंट होगी और वर्किंग 5 को हिट नहीं करेंगे। अब ये एक जैसी 4 बातें होंगी, और समझ आ रही है? अच्छा, वैसे सवाल को ज़रा गो थ्रू करें तो इसमें क्या है, अगेन वही लड़ाई है जी, और ये थोड़ा टेक्निकल भी है। टाइम मिल गया, आपकी किस्मत एंड पे बता के भेजूंगा, नहीं तो आपकी उससे भी अच्छी किस्मत कि आप खुद पहली बार ट्राई करेंगे और जो समझ आएगा वो करेंगे, और फिर आधा भी सही हो गया तो कॉन्फिडेंट होंगे। वैसे ये कंसीडरेशन का ही मसला है, फिर 1 शेयर और कैश पेमेंट है और पता नहीं क्या है और क्या है। फिर पॉइंट 2 एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग्स इतनी थी और फेयर वैल्यू में कोई मसला नहीं था, एक्सेप्ट कुछ मतलब रीवैल्यूएशन भी है। उसके बाद ये एडजस्टमेंट आपको दिखा दी है। फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ और गुडविल इम्पेयर हो गई है। फिर 6 मिलियन शेयर्स, ओ हम तो खुश हुए थे कि शायद P+S ही है, सिर्फ A भी है। अब ये ज़्यादा अच्छा है, ये कंफ्यूज नहीं करता आपको, ज़्यादा अच्छा है कि P+S एक्विजिशन मेथड होता है, और A में तो हमें चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें होती थी। अगर P&L का सवाल कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट चाहिए, OCI है तो OCI भी दे दें, और अगर बैलेंस शीट कर रहे हैं तो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए उसकी, किसकी, एसोसिएट की। और शेयर कैपिटल अगर चाहिए भी हो तो कभी सिर्फ डिविडेंड निकालने के लिए चाहिए। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है अगर ऐसे दे तो। खैर चलें, 30% जो खरीद लिए आज, जज्बे वाले शेयर नहीं, जज्बा खरीदा था उन्होंने थोड़े थोड़े शेयर सब्सिडरी एसोसिएट ने, आज पेरेंट ने खरीदा है और अच्छा खासा किसी का जो है वो चंक खरीद लिया किसी कंपनी का 30%। तो ये तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, IAS 28 लगेगा, इक्विटी मेथड लगाएंगे, और ये कंसोलिडेशन है ना, कोई और ऑप्शन नहीं है, इक्विटी मेथड ही लगाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सेपरेट में 3 ऑप्शंस हैं, जब ये पूरा हो जाएगा तो वो फिर किसी एक दिन पार्ट बी में वो चल रहा होगा, जरा एक बार ये पक्का कर लें, ठीक है। हाँ, जमाइया ना लें। अब फेयर वैल्यू गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर OL रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, अच्छा जी OL कौन है, अच्छा यही नहीं, ये OL यही है ना। लो जी, मुझे लगता है, मुझे ऐसे फीलिंग्स ही आ रही है, जस्ट एक फीलिंग्स ही आ रही है कि शायद पोस्ट RE की बजाय पोस्ट पैट पे जाना पड़े आपको। तो कोई भी चीज़
अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो है ना वो जैसे फजूल नहीं ना बनाई, ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट आप भी छोटी छोटी करके आए हैं तो फजूल नहीं है, उसका भी फ़ायदा आपको होने वाला है इंशाल्लाह। और सेल्स हुई हैं और ठीक है, कुछ होगा इसमें, एनसीए फेयर वैल्यू पे रखते हैं। मेरे ख्याल में तो 18 नंबर का ये सवाल 2022 में जो आया हुआ है ये आपके सामने नहीं ठहर पाएगा, इस एडजस्टमेंट ने आपको तंग करना है अगर किया तो। बहरहाल परचेज कंसीडरेशन के बारे में आपको जो मैंने गाइडेंस दी हुई है ना वो यही है, अगर आपको रॉन्ग फिगर गिवन है, रॉन्ग फिगर या यूं कह लें गिवन इन क्वेश्चन अगर कुछ है तो फिर आप वर्किंग को यूं किया करें एज पर क्वेश्चन, और उसके बाद इसमें आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज किया करें। क्या किया करें जी? रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ठीक है। और अगर परचेज कंसीडरेशन आपको सवाल में गिवन ही नहीं है, आपको नहीं पता असल में कितनी थी, तो बस आप क्या कर दिया करें, ये एज पर क्वेश्चन वाला काम ना किया करें, ठीक है जी। एज पर क्वेश्चन की बजाय आप क्या करें, आप ओरिजिनल एंट्रीज ही यहाँ पर लिख लें और इन्वेस्टमेंट की फिगर निकाल लें, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवाया है 2-3 सवालों में इसी तरह, बस इस गाइडेंस को ध्यान में रखिए। जहाँ फंस जाएं, मुश्किल है, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करके नज़र आ रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आपको सवाल में कहीं नहीं गिवन तो फिर बचत होगी। और अगर इस तरह से सवाल में गिवन हो, इस तरह से इन्वेस्टमेंट इन ओएल, यही है ना, ओएल ही है ना, नहीं ईएल है, वो गिवन है कहीं एचएल एक्वायर्ड ईएल, तो ईएल की इन्वेस्टमेंट कहाँ है बेटा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि इन्होंने ओएल को ख़रीदा है, ये एसोसिएट है ना, तो क्या ईएल को नहीं ख़रीदा? तो उसकी इन्वेस्टमेंट में पूछ रहा हूँ कहाँ है, वही तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, समझाना तो यही चाह रहा हूँ, एज पर क्वेश्चन वाला केस नहीं चल सकता। अब प्रॉबेबली कैश होगा नहीं, वरना अकाउंटेंट ना भूलता। अब ये आप देखेंगे, ये शायद वादों पे खरीद ली होनी है हमने, शेयर दे देंगे, डिबेंचर दे देंगे, डिबेंचर दे देते होते हैं, ठीक है, तो डिबेंचर हो सकता है पड़े हों, या कैश दे देंगे, वादे वूदे कर ली हों, मुझे क्या पता। वॉज गिवन, शेयर दिए गए हैं, कैश पेमेंट आफ्टर 2, तभी तो कैश की एंट्री नहीं हुई ना, तो भूल गया, इसलिए नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो अब ओरिजिनल वाले केस में चल लेना यार। अब ये सवाल भला है कोई आपके साथ करवाने? अब सारे सवाल आपको ऐसे ही लगेंगे जब से आपने क्वेश्चन 6 किया है ना। और इनफैक्ट करने के लिहाज से सबसे मुश्किल तरीन सवाल यही 3 थे, 1, 3 और 6, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट के थे। लेकिन हमने बहुत पहले इसी की तैयारी शुरू कर ली थी, हम सवाल अलग अलग करते थे जानबूझ के, इसीलिए इस दिन के लिए, वरना काबू नहीं आते। बाकी सवाल हैं, आपसे तो करवाऊंगा इंशाल्लाह, एक एक सवाल करवाऊंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा, और चेक करूंगा छोटी भी पड़ी है। तो आज मोरखा 29 है, 28 है, मोरखा 28 दिसंबर सन 2024 बरोज़ हफ्ता आपका ये होमवर्क नंबर 1 है, वही इस क्लास का होमवर्क 1 है, दूसरी क्लास का होमवर्क अलग है, ठीक है। चलें जी, अब बात बढ़ती बढ़ती बहुत आगे निकल गई, मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात ही करनी थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो सवाल में भी देख लेते हैं, फिर मैंने कहा चलो सवाल को ही देख लेते हैं, फिर मैंने कहा चलो होमवर्क में कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, ठीक है। तो कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई? 35 की हो गई, अगर एक और 35 डालें तो नहीं, तब 40 की होने दें, तब तक हम ज़रा सवाल पे पहुँचते हैं, फिर हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस 3:40 तक, ये छोटी क्लास होती है आपको पता है, ठीक है। 3:40 पे हमने बंद करनी, जल्दी शुरू किया करेंगे बस कोशिश करके, ठीक है। 2:15 तक शुरू कर ली, 3:40-45 पे ख़त्म कर दी, क्योंकि पहले ही पता है बोझ पड़ा होता है। लेकिन ये इस तरह मैं कोशिश करूँगा आइंदा ना हो, बस पार्ट B आगे चलें अब, ठीक है, ओके। अच्छा जी, हम जो बात कर रहे थे अभी तक, उसमें मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 12वां कराया था कल, हाँ ये, जिसमें क्या हो रहा था जी, पेज नंबर 239 पे आ जाएं। P और S दोनों ही रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे थे। अच्छा, P और S
दोनों ही कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे थे। ये हमने कर लिया है, ठहरो सारे। कौन सा? देख लो, तुम मोबाइल देख लो। पी और एस दोनों ही कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। क्या ये हमने कर लिया है? कब किया था? ये तो सारे ही वही थे। फिर हमने देखा पी और एस दोनों ही रीवैल्यूएशन पे आ गए। कॉस्ट पे, रीवैल्यूएशन पे, दोनों हो, ये तो सवाल हो गए। आज हम इनमें से किसी एक को रीवैल्यूएशन पे रखेंगे, दूसरे को कॉस्ट पे, फिर किसी एक को कॉस्ट पे अगले दिन और दूसरे को रीवैल्यूएशन पे। ये करके देखते हैं। यानी यहाँ पे मैं एक टेबल बनाने लगा हूँ जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा इस तरह से कि अगर P इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल, P इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल और S इज ऑल्सो यूजिंग कॉस्ट मॉडल, तो कौन सा सवाल हमने किया था? कोई एक सवाल देखेंगे। एक सवाल आपको याद होगा, मैंने उसको ब्लैक्स कर दिया था, कुछ चीज़ें ब्लैक की थी जब इम्पेयरमेंट और रिवैल्यूएशन एक ही दिन सवाल में आई थी। तो इंशाल्लाह वो सवाल दोबारा आएगा, पूरी आबोताब के साथ आएगा। ठीक है, इसमें हम जर्नल एंट्री एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये मैं आपको करवाता जाऊंगा। अभी करते होते हैं ना जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अगर रीवैल्यूएशन तो होती है ना, और बोलो एक्विजिशन के दिन, तो जर्नल एंट्री उसकी क्या होती है ये बताता हूँ आपको यहाँ पे। और बैलेंस शीट डेट पर हम क्या करते थे, ये डिस्कशन होगी हमारी। देख लो, कल मैंने ये बातें की थी ज़बानी कलामी, आज इनको हम कंक्लूड करेंगे। रेफरेंस के तौर पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी लिख लेना, किस सवाल में ये देखा था। ठीक है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। शुक्र है आप लोग आ गए। वो फिर नहीं आया मोहम्मद बख्शा, नहीं वो जो इधर बैठा था, जिसने आखिर में मुझसे मनवा ही लिया था कि अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन आ जाता तो अच्छा होता। हैं जी? ये 4 केसेस बनने हैं जी, इसमें हम 2 कर चुके हैं, तीसरा ये मैं आपको करवाने लगा हूँ, और चौथा इंशाल्लाह फिर कभी कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो पेरेंट और सब्सिडरी दोनों कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जिस सवाल में किया वो मैं इस सवाल के बाद कराऊंगा, दिखाऊंगा बेसिकली। ठीक है, कल जो हमने किया बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में इस वक्त कंसोलिडेशन दाखिल हो चुकी है। जो कभी कभी होने वाला काम है आजकल वो कर रहे हैं हम, रूटीन वाले तो कर चुके। जी बेटा, पेरेंट रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है, रीवैल्यूएशन मॉडल, पेरेंट रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है और सब्सिडरी भी रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है। तो ये हम अभी कल करके आ रहे हैं, इसको भी हम देखते हैं दोबारा से कि क्या करेंगे, किस वक्त क्या किया था, किस वक्त क्या किया था, कौन सा सवाल है। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, पहले मैं जरा छाती मार लूं। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है पेरेंट यूज कर रहा है रीवैल्यूएशन मॉडल और सब्सिडरी यूज कर रही है कॉस्ट मॉडल। ये वो मामला है जो हमारा प्रैक्टिस वो पास पेपर 1 में गालिबन आया था, एक छोटे सवाल में भी आया था, लेकिन वो सवाल थे इनकम स्टेटमेंट वाले, जान छूट गई थी सिर्फ ओसीआई लिखकर, हैं जी। लेकिन यहाँ पे तो मसले मसाइल है ना, तो तसल्ली से देखना है, जल्दी नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, ये क्लियर नहीं होगा तो फिर ऐसी खाम खामे मसले रहते रहेंगे। तो इसलिए इसको अलग टाइम में ले आया कि अगर सिर्फ यही समझते समझते क्लास बीत जाए तो बीत जाए, समझ तो आए। ठीक है, शेर बन गया, यही समझते समझते क्लास बीत जाए तो बीत जाए, तो समझ तो आए। सुभान अल्लाह, तुम लिख लिया करो इस तरह के, अच्छा शायद तुम्हारी आंख खुल जाए, समझ तो आए। ओहो, गजल बनती जा रही है। चलो, कौन आपको चाय पिलाए, समझ तो आए। भाई मेरा पॉज लगाए, आप मेरे को कहें कि वो पॉज लगाए। रीवैल्यूएशन मॉडल पेरेंट यूज कर रहा है, समझ तो आए। और
कॉस्ट मॉडल सब्सिडरी ने यूज किया हुआ है, तो जो करना है वो आज बताऊंगा। और फिर उसके बाद एक और सकीनैरियो भी है। वो सकीनैरियो ये है कि पेरेंट यूज कर रहा है कॉस्ट मॉडल और सब्सिडरी आगे बढ़ गई साथ में, ठीक है, सब्सिडरी यूज कर रही है। तो ये चारों पॉसिबल सिनेरियोज है ना बेटा, को पांचवा तो नहीं हो सकता। अब आज से 10-15 दिन पहले बच्चे ये पूछने की कोशिश कर रहे थे, एक दो बार मैंने टोका टाकी की, तो करने दिया करें, जैसे तरतीब चल रही होती ये सारी करने, ये हम कर चुके, ठीक है। बल्कि पहले यही करते हैं, नई चीज फिर ऐसे ना हो कि नई चीज जो है वो करते करते पुरानी भूल जाए। दोनों कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। हमने एक सवाल किया था, गालिबन 35वां था कंसोलिडेशन के अंदर, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। ब्लैक ब्लैक नजर आ जाएगा, जब मैंने काटा था मैंने कहा था ये नहीं पढ़ना, नहीं ये तो कुछ और है, ये भी और है, ये वाला 32। आओ ना जरा इधर खुशबू लगा के। हाँ जी, ये सवाल है आपका। इस सवाल के अंदर, ये पेज नंबर 75 पे हमने सवाल किया था। इसमें मामला कुछ ऐसे हुआ था, मुझे लगता है बोर्ड के उस, हाँ ये मामला ये हुआ था कि एक्विजिशन के दिन, छोड़ो छोड़ो सवाल को बाद में देख लेना, मैं सवाल लिख देता हूँ। पेज 75 पर क्वेश्चन 32 मैंने क्लास में करवाया हुआ है, तो इसलिए छोड़ दें इस बात को। सब्सिडरी सिर्फ जब चल रही थी उन दिनों की बात, ये पुराने वक्तों की बात। तो यहाँ से ये कुछ चीज़ें ब्लैक्स कर दी थी, मैंने किसी वजह से की थी, मौका आज है इनको वाइट्स करने का, ठीक है। लेकिन पहले ज़रा याद तो करें कि हुआ क्या था। हमने कहा था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी है, रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट टेस्ट दोनों आ गए, और किस दिन, एक्विजिशन डेट पे। तो पहले क्या करो, रिवैल्यू करो, फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारो। तो उसकी एंट्रीज हमने सीख ली थी, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस आया था, डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, फिर इम्पेयरमेंट लॉस आ सकता था, इसमें नहीं आया था पर तैयारी कर ली थी, अभी किसी सवाल में आ जाएगा। और फिर बिल्डिंग को टोटल देखकर उसको डेप्रिशिएट कर दिया था, ठीक है। इसमें कोई मसला कुछ याद आया? अब इस सवाल के अंदर ना, इस सवाल के अंदर उसने ये लिखा हुआ था ईयर एंड की फेयर वैल्यू इतनी है, मैं छुपा गया। पढ़ें जरा आप, यहां पे लिखा हुआ है फेयर वैल्यू, फरोजी रंग, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज इंक्रीज टू 110 एट 30 जून 16। हालांकि हम इसको उठाकर लाए थे 100 पर एक्विजिशन डेट पर। अब ईयर एंड पर ये बढ़ के क्या कह रहे हैं, किस पर चली गई है, 116 पर, 110 पर 2016 में। लेकिन ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई। ग्रुप फॉलोज यानी पेरेंट का भी कॉस्ट मॉडल है, सब्सिडरी का भी कॉस्ट मॉडल है। अगर सब्सिडरी पे इन रिवैल्यूएशन मॉडल पे होती तो सब्सिडरी की इक्विटी के अंदर नजर आना जाता सरप्लस, और ग्रुप की पॉलिसी ही क्या है, कॉस्ट मॉडल यूज करना। तो इसलिए हमने एक्विजिशन डेट के ऊपर रिवैल्यूएशन कर ली थी। पहली एंट्री सिर्फ देखें अगर हम, तो ये कितने गई, ये एक्विजिशन डेट पे हमने रिवैल्यूएशन कर ली थी, लेकिन सब्सीक्वेंटली बैलेंस शीट डेट पर हमने उसको दोबारा फेयर वैल्यू पे नहीं लाया था, क्योंकि ग्रुप की पॉलिसी क्या है, कॉस्ट मॉडल, ठीक है। अब मैं अगर इसको मुकम्मल करूं, बारिश हो रही है, मैच में मैच नहीं आया, अच्छा जी। कॉस्ट मॉडल दोनों का था, तो हमने एक्विजिशन डेट पर एंट्री की थी पीपीई डेबिट, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे सरप्लस है तो एंट्री कहते हैं ना पीपीई डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, ये एंट्री किया करते हैं जी हम, और बोलो। और बैलेंस शीट डेट पे हम कुछ नहीं करते, बैलेंस शीट डेट पे हम कुछ भी नहीं करते। ये क्वेश्चन 32 अभी देख कर आ रहे हो, रेफरेंस दो इसका, क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 75।
क्या यही करते थे? अब बोलो। अब पहले नहीं बताया क्योंकि हमेशा यही चल रहा होता था। अगर दोनों कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट है। अब कल हमने एक सवाल किया जिसके अंदर दोनों ही रिवैल्यूएशन मॉडल पे थे। अब कल वाला सवाल तो आप ओपन कर लेना, मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन 12 तो था, पेज नंबर बस आप बता दें मुझे किताबों का। पेज 239। ठीक है, ये जो कल अभी हमने किया है, जो करवा के मैं भाग गया था, ठीक है, इस सवाल के अंदर दोनों ही रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे थे। 12वां सवाल खुद खोल लो, मुझे करीब ही है, मैं खुद ही खोल देता हूं। ये देखो, उसने वैसे क्लियरली नहीं लिखा, छोटे सवाल है ना, लेकिन सरप्लस नजर आ रहा है। जब सरप्लस नजर आ रहा है तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, तो सरप्लस नजर आ रहा है ना। और बोलो, अब वैसे ये ए तो ग्रुप नहीं है ना, अब ग्रुप तो पी और एस है। ठीक है, तो हमने कल क्या किया था? हमने कल क्या किया था? बोलो भाई, सवाल अपना सोल्यूशन देख लो एक बार। घर पे जाकर किस बच्चे ने ये सवाल पूरा किया? पूरा शुरू से किया, शुरू से करना था। वेरी गुड, शुरू से करना था। अब ये ज़्यादा इजी बता सकते हैं। चलो कोई नहीं, ज़रा देख लो कल वाला लेक्चर, ओपन कर लो सवाल सिर्फ, तब तक भाई पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं।